हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम करेंगे जोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो विल ट्राई कि हम एक ही दिन में 5 या 6 वीडियोस डालें जिसमें हम पूरा जोग्राफी कंप्लीट कर दें एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन में, एंड देयर आफ्टर वील गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसी के साथ हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। विद दिस वील फिनिश आवर जोग्राफी इन 1 day ओनली। And yes, this is a challenge type of video, so you have to sit, you have to do. For doubts you can comment, and if you need any of the help you can take telegram channels link also. I'll provide that too. So let us start with resource and development. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. हर वो चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिसको हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, पहुंच पाए हम टेक्नोलॉजिकली उसके पास, उसको उस कंडीशन में ला पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, फिजिबल मतलब पहुंच पाए हम उस तक, ले पाए, है ना, पैसे के मामले में, और कल्चरली भी वो एक्सेप्टेबल हो, जिस कल्चर में हम रहते हैं वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं। सो हेयर यू कैन सी फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और बीच में ह्यूमन बींग्स। ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। प्रोसेस होता है जहाँ पे हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बीच में एक इंटरएक्टिव रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से और क्रिएट करते हैं ऐसी इंस्टीट्यूशन जो एक्सेलरेट करती है, बढ़ाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। डू यू थिंक रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसा कि सब लोग मानते हैं? नो, वो फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्सेज है फंक्शन किसका, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ह्यूमन बींग्स अपने आप ही एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का। वो अवेलेबल जो हमारे पास मटेरियल होता है ना, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्म करके जब वो एक यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं तो वो जो यूजेबल फॉर्म होती है उसको रिसोर्स बोला जाता है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ओरिजिन के बेसिस पे वो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म होने के बेसिस पे वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स होते हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में आ गए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आ जाते हैं कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। बायोलॉजिकल में आ गए जी नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है टर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट होगी रिसोर्सेज की पर वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगी, और डेवलपमेंट जो होगी वो प्रेजेंट की होएगी पर उससे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स होंगी उनको अफेक्ट नहीं होगा। डेवलपमेंट को सस्टेन करवाना है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करने का मतलब है डेवलपमेंट होगी पर नेचर को और एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स जो हैं, ठीक है जी, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, रिसोर्सेज ह्यूमन इम्पॉर्टेंस के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माना गया था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसीलिए ह्यूमन बींग्स उनको अपनी मर्जी से कैसे भी यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। रिसोर्सेज कम हो गए हैं, रिसोर्सेज कुछ ही हैंड्स में रह गए हैं, इसीलिए सोसाइटी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में बंट गई है। हैव्स और हैव नॉट्स मतलब जिसको गरीब और अमीर बोल देते हैं उसमें। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन हुई है रिसोर्सेज की, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुई है और लैंड डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है जी। अब एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। इसमें क्या था, जून 1992 में 100 से ज़्यादा स्टेट्स जो थी वो मिली थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फर्स्ट इंटरनेशनल समिट के लिए। ये समिट क्यों किया गया था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड
और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे असेंबल हुए थे लीडर्स जिन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है जी, इसमें क्या आया था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। अब ये एजेंडा डेवलप 21 क्या था, ये डेक्लेरेशन थी जिसको साइन किया था वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ने, जो कहाँ हुई थी, ये ब्राज़ील का जो समिट था वहीं पे, उसी जगह पे। ठीक है, इट इज़ एन एजेंडा। इसका पहले मकसद क्या था, इसका एक एम था जिसका मतलब था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एजेंडा था जिसने कम्बैट करना था, कम्बैट होता है ओवरकम करना था, एनवायरमेंटल डैमेज को, पावर्टी को, डिजीज़ को, ग्लोबल कोऑपरेशन की हेल्प से। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ उसमें कोऑपरेट करती, एक कॉमन इंटरेस्ट समझ के, म्यूचुअल नीड्स थी और शेयर करते रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपना एक लोकल एजेंडा बनाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ लेट अस गो थ्रू द अनदर थिंग विच इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की, ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है ताकि सस्टेन करे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पेस। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द प्लानट द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्टीमेटली फ्यूचर बहुत खतरे में। रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नाउ रिसोर्स प्लानिंग ये एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। ये कंट्री जैसे इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। ठीक है, देयर आर रीजन्स वेयर विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पर वहाँ पे किसी और तरह के रिसोर्सेज की कमी है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज भी है। जैसे अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, ये मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में बहुत रिच है। अरुणाचल प्रदेश में पानी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पर अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख जो है वो बाकी की कंट्री से आइसोलेट हो चुका है। यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन मिनरल्स हैं, वो नहीं है। इसी की वजह से हमें बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री की कहाँ कहाँ पे स्टॉक है वो देखना पड़ेगा। इसमें क्या आता है, सर्वे करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, और रिसोर्सेज की अपने को एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, मेजरमेंट और एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद क्या होगा, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना पड़ेगा नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। इंडिया ने बहुत कंक्रीट एफर्ट्स बनाए हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिपेंडेंस के बाद से। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत नेसेसरी है किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए, पर सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अब इससे there are many regions in a country that are rich in resources but economically backward regions है। on the contrary कुछ regions ऐसे हैं जहाँ पे resources बिल्कुल नहीं है पर वो economically developed है। the history of colonization reveals that rich resources in the colonies were the main attractions for foreign invaders। ये primarily एक higher level of technological development है of colonizing countries that helped them to exploit the resources of other regions, और अपनी सुपरमेसी बनाई उन्होंने। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट सिर्फ तब जब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगाई जाए और चेंजेस किए जाएँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेजेस हुए हैं कॉलोनाइजेशन के। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। अब रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है, ठीक है जी। सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है।
This had been the main concern of the leaders and thinkers. For example, गांधी जी was very appropriate in voicing. उनको बहुत लगता था कि वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बोले, तो उन्होंने कहा देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, हर किसी की ज़रूरत के लिए बथेरा है, बहुत है, बट ग्रीड के लिए नहीं है, लालच के लिए नहीं है. ही प्लेस ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. यही रूट कॉज है जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है ग्लोबल लेवल पे. वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और उन्होंने बोला कि मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए. एट इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, इन्होंने बोला रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम in more systematic manner in 1968. In 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schleiermacher in his book Small is Beautiful. Seminal contribution. अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है बिकॉज एग्जाम में नाम से पूछा जा सकता है. ठीक है जी. उसके बाद लैंड रिसोर्सेज. वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड, और हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. देयरफॉर लैंड इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ये नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है. हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड पैटर्न क्या है. ठीक है जी. नाउ इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. माउंटेन्स के नीचे, प्लेट्यूज के नीचे, प्लेन्स के नीचे, आइलैंड्स के नीचे. 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. माउंटेन्स में 30% है. ठीक है जी. 70% प्लेट्यू रीजन के अंदर है जहाँ पे बहुत सारे रिच रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट्स के. ठीक है. और जो माउंटेन्स है वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जहाँ से माउंटेन से रिवर्स आती हैं. अब लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होती है. फॉरेस्ट में लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए उसको बोला गया बैरन और वेस्ट लैंड. जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज जहाँ पे बन गए. ठीक है. परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स बना दिए, अनकल्टिवेटेड होते हैं. लैंड एंड मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रूव्स. ठीक है. ये सोन एरिया में नहीं आते जहाँ पे हम फसल उगा सकते हैं. कल्चरेबल वेस्ट लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड रख दिया जाता है 5 से ज़्यादा सालों के लिए. फैलो लैंड्स खाली हैं. ठीक है. अदर करंट फैलो लैंड्स जो 1 से 5 साल के लिए खाली होती है. नेट सोन एरिया जहाँ पे फसल उगाई जाती है. एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ठीक है. सो लेट मी गो थ्रू इट इन डिटेल. ओके. फ्रॉम हियर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ठीक है. इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है. द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, सॉइल टाइप कैसी है. ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चरल एंड ट्रेडिशंस. ठीक है जी. सो हियर यू कैन सी 1960, 61 और 2019 और 20 का टॉप जोग्राफिकल एरिया. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू जस्ट गो थ्रू. नाउ the pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is 80% of total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh. ये सब चीज़ें हैं. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. ये ज़रूरी होता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend upon it. एक पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड. ठीक है जी. वेस्ट लैंड क्या होती है. वेस्ट लैंड होती है जहाँ पे रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज आते हैं. वेस्ट लैंड क्या है ये. ठीक है. लैंड पुट टू अदर एग्रीकल्चर यूजेस जैसे रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये वेस्ट लैंड है. लैंड का अगर हम बहुत समय के लिए यूज़ करेंगे ना, ठीक है, विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट, इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. अब ये सवाल आता है व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. आप लैंड का यूज़ करते जा रहे हो पर उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हो तो वो वेस्ट हो जाती है. ठीक है जी. इसकी बैड रिपरकशंस भी होती है, मतलब इसका बुरा असर भी पड़ता है. अब लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है. नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. We have shared our land with past generations and will have to do it with future generations. 95% of our basic needs of food, clothing, shelter ये land से ही आती है. Human activities have not only brought about degradation of land but also pace भी बढ़ी है. ठीक है.
cause damage to the land. Some human activities, deforestation, overgrazing, mining, quarrying also have contributed in land degradation. अभी आपको अगर सवाल आ जाता है तो यहाँ से बन सकता है. माइनिंग साइट्स आर abundant होता है रोक देना. आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग है. इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है. सो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. छत्तीसगढ़ यहाँ पे इन जगहों पे जो है, ठीक है जी, ये कैसे हुई है, यू हैव टू रिमेंबर कि डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग. ठीक है. अब गुजरात, राजस्थान वगैरह में ओवरग्रेजिंग और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन. ठीक है जी. अब इससे क्या हो जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, सैलिनिटी कम हो जाती है, एल्केनाइन नेचर जो होता है सॉइल का वो खत्म हो जाता है. मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट. It retards the process of infiltration of water due to soil settles down on the land. In recent years, industry effluents as wastes ये भी मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का, सॉइल और वाटर की. ठीक है जी. आगे चलते हैं. There are many ways to solve these problems. Afforestation and proper management of grazing, planting of shelter belts, control on overgrazing, stabilizing sand dunes. ठीक है, ये सब तरीके हैं. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. इससे क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन और कम हो जाएगी. सॉइल एज रिसोर्स, सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है जी. सॉइल क्या है, सॉइल इज द मोस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ और ये सपोर्ट करता है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे. द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू few centimeters in depth. Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forms of nature such as change in temperature. Now remember please all these. ठीक है. Let me change the color. Okay. Various forms of forces of nature जैसे कि टेम्परेचर में चेंज, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, इससे सॉइल की फॉर्मेशन अफेक्ट होती है. अब एक सवाल आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं. नाउ chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also acts on the organic. Soil also consists of organic and inorganic material. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, सॉइल्स को अलग अलग टाइप से बांटा गया है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर examination 1 marker 2 marker case based studies. So we'll do it in the next video. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. For doubts please put in your comments. I'll be answering them all. Thank you so much. No, मैं को भी आपकी वीडियो